हमारे टाइम में जो एक था ये स्टीरियोटाइप कि मतलब लड़की ऐसे होनी चाहिए, लड़का वैसे, वो तो अभी नहीं है। मैंने बताया मम्मी को, और बहुत ही हल्के तरीके से बताया, ऐसा नहीं कि बिठाया और बताया कि बहुत बड़ी बात आपसे शेयर करनी है या कोई सीक्रेट बताना है, मैं बता दिया बस। એ મારી માટે શોકિંગ હતું, કારણ કે મને ખબર જ નહીં હતી આ બધું છે એવું. ખાલી ટ્રેનમાં ચક્કાલોક મળે છે એટલું, એ કંઈ અલગ છે. એમને પણ હું ડરતી હતી, પટકન પૈસા આપી દઉં. खुद के बच्चे ने मुझे बताना मेरे शरीर का जो है अंग मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद के शरीर में अच्छा नहीं लगता, ये सुन के मुझे थोड़ा अलग लगा, शॉक नहीं हुआ। મોદીભાઈ મને લાગતું હતું કે આ વખતે થશે, મેરેજને અલાઉડ કરશે એમ થશે, કારણ કે મોદી એ થયું હતું આપણો દેશ 7th નંબરનો હતો. आप किस तरह के पेरेंट्स हो, क्या माँ हो आप? हाँ, ऐसे आप बच्चों को आपने छोड़ दिया है, हाँ, आपको मतलब कंट्रोल नहीं है अपने बच्चों के ऊपर, इस तरह से भी लोग बोलते हैं। ऑलरेडी मतलब विज्ञान में इसके बारे में पढ़ाई रिसर्च हो गई है कि होमोसेक्सुअलिटी या फिर जब हम ट्रांसजेंडर कहते हैं, ये सारी चीज़ें मेंटल इलनेस नहीं है। बच्चे जो हैं ये हमेशा कुछ ना कुछ हमको सिग्नल देते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, जिसको अगर हमने ध्यान से सुना तो हमको पता चलेगा कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनके लिए क्या ज़रूरी है। हमारा पूरा सपोर्ट होना चाहिए, तो वो बच्चा और ये हो जाएगा, मीन्स कुछ भी उसका करियर ठीक नहीं होगा, ये नहीं होगा। जगत में और कितने सारे प्राणी हैं जिसमें वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, एंड कभी कभी ऐसे दो मेल स्पीशीज़ जो कहते हैं, हाँ, पेंगुइन्स, फ्लेमिंगोज, वो सिर्फ सेक्स के लिए साथ में नहीं आते। તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ ડેની એપ. આજે મધર્સ ડેના નિમિત્તે આપણે એવી માતાઓ સાથે વાત કરીએ જેમણે સ્વ સાથે, સમાજ સાથે અને ઘર સાથે લડીને પોતાના દીકરા જે LGBTQ કમ્યુનિટીથી બિલોંગ કરે છે એમનો સ્વીકાર કર્યો છે અને જેમણે અનેક સંઘર્ષ જોયા છે પોતાના છોકરાને સ્વીકાર કરવામાં. આજે મધર્સ ડે નિમિત્તે જાણીએ આ જુદા મમ્મીઓની વાત. ચલો કરીએ સંવાદ. શું તમને LGBTQ કમ્યુનિટીના બારામાં જ્યારે તમને ખબર પડી કે તમારો બાળક LGBTQ કમ્યુનિટી બિલોંગ કરે છે ત્યારે તમને LGBTQ ટર્મ્સ કે આ બધી વસ્તુની પ્રત્યે કાંઈ જાણ હતી કે તમારી માટે આ વસ્તુ એકદમ નવી હતી? એકદમ નવી હતી. તો તમારી માટે શોકિંગ રહ્યું હશે કે? કારણ અમારા ફ્રેન્ડ સર્કલ કે કોઈમાં હતું નહીં, એટલે કંઈ ખબર નહીં, ખાલી સાંભળેલું. अच्छा, मेरे लिए ऐसे तो नहीं थी, नहीं मतलब मेरे घर में ही ऐसा है, ऐसे सोच के मुझे वो नया लगा, बट मैं एक शिक्षक हूँ, तो मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जब मैं पढ़ाती थी दूसरे स्कूल में, तो वहाँ पे मैंने जिस तरह से एक बच्चे को बुली बोलते हैं ना, तंग करना, वो सब देखा था। और इतना तो पता था मेरे बचपन से कि होमोसेक्सुअल का क्या मीनिंग है, लेस्बियन का क्या मीनिंग है, क्योंकि मैं जो स्कूल में गई थी वो एक कॉन्वेंट है, तो लड़कियों का स्कूल, मतलब इस तरह की बातें हश हश करके बोले जाते हैं, तो उस तरह से मैंने सुना था। मगर इतने नज़दीक, मतलब खुद के घर में ऐसे कुछ बात करना या इस तरह से खुद के बच्चे ने मुझे बताना कि मुझे अलग लग रहा है, कि मैं जो हूँ, मुझे मेरे शरीर का जो है अंग मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद के शरीर में अच्छा नहीं लगता, ये सब चीज़ें ये सुन के मुझे थोड़ा अलग लगा, शॉक नहीं हुआ, अलग लगा, और ऐसा लगा कि थोड़ा वक्त देना चाहिए, समय के बाद थोड़ा शायद और बातचीत करेंगे तो और पता चलेगा, क्योंकि बच्चे हैं, क्योंकि जब उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है तो तभी वो सिर्फ 15 साल के थे और 10वीं में थे, तो 10वीं में जब बच्चे होते हैं तो और वो भी लॉकडाउन के वक्त, तभी ये सब सवाल करना खुद से, और घर में इस तरह से मतलब हम जब वो लॉकडाउन का जो एक माहौल था, तभी मैंने उसको सिर्फ ऐसे छोड़ दिया और उनको बताया कि ठीक है, आपके मन में जो हो रहा है देखेंगे उसको,
अभी फ़िलहाल आप पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स थे, तो इस तरह से हुआ वो। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपका बच्चा LGBTQ से बिलोंग करता है, उसके बाद आपने सोसाइटी में बहुत चीज़ें फेस की रहेगी, रिलेटिव्स के साथ बहुत सारी चीज़ें फेस की रहेगी, या फिर नेबर्स, आपने बहुत सारी चैलेंजेस फेस की रहेगी। तो आपने ऐसी कौन सी चैलेंजेस, जो बड़ी चैलेंजेस जो आपने फेस की, उसके बारे में आप बताना चाहते हो? क्लोज़ रिश्तेदार के यहाँ पे एक शादी थी, सेकेंड वेव था लॉकडाउन का या पैंडमिक का, तब को वो तो सीरियस ही था वो सब माहौल। तभी क्या है कि सब लोगों का घर में ही शादी है, तो सब लोग क्या बोले, आप साड़ी पहनो रित को। और रित को वो सब तभी मुझे उन्होंने बताया था कि मुझे लड़की के जैसा नहीं लग रहा है, कि मैं ये लड़कियों के जैसे कपड़े नहीं पहनना चाहती हूँ, मुझे साड़ी तो बिल्कुल नहीं पहनना है। हाँ, तो तब चैलेंज लगा मुझे बहुत। फिर रित खुद उन्होंने मुझे बताया कि ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि जो मेन शादी का वक्त है, लाइक फेरे वगैरह, तभी मैं साड़ी पहनूँगा, और उसके बाद मतलब बाकी का जो भी है तभी मैं साड़ी नहीं पहनूँगा। तो ठीक है, वो एक था। फिर मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, इतने सारे लोग होंगे तो एक माहौल बनता है, इसलिए पहनना चाहिए। ओके, पहन लिया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैं अगले ही दिन, नेक्स्ट डे, अगले ही दिन मैं मेरे बाल कटवाऊँगा और आप कोई मुझे कुछ नहीं बोलोगे। तब तक सबको, मतलब घर में जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो उनको सब बताया कि रित को तो ये पसंद नहीं है, लंबे बाल पसंद नहीं है, और वो तो मतलब बहुत ही लंबे बाल थे। तो वो मुझे लगा कि इतने साल में इन्होंने इतने अच्छी तरह से, जो भी है एक माँ के मन में जो होता है कि हमारा बच्चा ऐसा होना चाहिए, तो वो सब देखने के बाद एक दिन, अगले ही दिन मैंने जब देखा कि रित ने अपने पूरे बाल कटवा दिए, और कपड़ों का उतना नहीं अच्छा, मतलब ठीक है, जो भी आजकल बच्चे सब कपड़े पहनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर वो एक मोमेंट था, वो मुझे चैलेंज लगा एक माँ के हिसाब से। जब आपको पता चला कि आप डिफरेंट हो या फिर आपको बॉय की तरह रहने को पसंद है, तो कंटिन्यूसली अंदर एक डाउट रहता है कि मैं ऐसा हूँ कि फिर मैं ऐसा नहीं हूँ। तो तभी जब वो फेस रहता है सेल्फ डाउट का, उस वक्त आपको किसी से बातचीत करने का मन होता रहेगा, या किसी के साथ आपने शेयर किया रहेगा, बट आप मम्मी के पास ही गए, बिकॉज मॉम ऑलवेज़, अपने को पता है कि मॉम एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो हर कोई मॉम के पास जाता है और बात करता है, और पता है कि हाँ मॉम समझेगी। तो तभी आपने ऐसा क्या सोचा कि आई विल गो टू मॉम, और मॉम से मैं बात करूँगा तो मुझे समझेगा, या फिर मेरी मॉम मुझे समझेगी? जब मैं 14 साल का था, तभी मेरी और मेरी माँ का थोड़ा, मतलब तब तक थोड़ा था कि एकदम माँ बेटे जैसे ही रिश्तेदार, लाइक उतना ही था बस, उसके बाद 14 साल के बाद थोड़े ओपन अप हुए हम दोनों एक दूसरे के लिए, फीलिंग शेयर करने लगे हम, मैं बताने लगा मुझे कैसे लगता है। तो 15-17 के उम्र में मुझे लगा कि हाँ, माँ मुझे समझती है, एंड मुझे ये पता था कि सब लोग एक दिशा में सोचते हैं, लेकिन मेरी माँ, क्योंकि वो टीचर है, वो थोड़े अलग तरीके से सोचती है। तो मुझे लगा कि एक फीलिंग आई कि वो मुझे समझेगी। तो मैं गया, मैंने बताया मम्मी को, और बहुत ही हल्के तरीके से बताया, ऐसा नहीं कि बिठाया और बताया कि बहुत बड़ी बात आपसे शेयर करनी है या कोई सीक्रेट बताना है। मैं बता दिया बस, क्योंकि मुझे पता है, मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है कि और किसी को ना बताओ, उतना ट्रस्ट तब तक बन गया था मम्मी में। तो जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। उन्होंने इमीडिएटली तो एक्सेप्ट, स्वीकारा नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं स्वीकारा, क्योंकि थोड़े मेरे दोस्त हैं, उनकी माँ बाप उनके ऊपर चिल्लाते हैं या बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं। मुझे लगा था मेरी माँ वैसे नहीं करेगी मेरे साथ। तो वो जो ओपननेस हो गई थी माँ के साथ इतने सालों के, मुझे लगा कि अगर किसी को बताना है पहले, तो वो माँ ही रहेगी। જ્યારે તમને તમારા છોકરાએ કીધું કે એને છોકરા પ્રત્યે લાગણી છે, કે એને છોકરાઓ ગમે છે, તો એ સંવાદ તમે એના બારામાં જણાવી શકો?
એ મારી માટે શોકિંગ હતું, કારણ કે મને ખબર જ નહીં હતી આ બધું છે એવું. ખાલી ટ્રેનમાં ચક્કાલોક મળે છે એટલું એ કંઈ અલગ છે. એમને પણ હું ડરતી હતી, પટકન પૈસા આપી દઉં કે મને હાથ નહીં લગાડો એમ કરીને. એટલે એવું મારું બેકગ્રાઉન્ડ હતી. મારા સગામાં કે ફેમિલીમાં કે ગ્રુપમાં ફ્રેન્ડ્સમાં કોઈ ખબર જ નહીં હતી. ખાલી મારો બાબો બહાર છે એટલે એનો એક ફ્રેન્ડ એ કહેતો હતો એ ગે છે, તો હું કહેતી હતી કે હેલ્પ હિમ. એટલે હું એ પણ જાણવાની નહીં કોશિશ કરી કે ગે એટલે શું. તો હું કીધું હેલ્પ હિમ, કંઈ પણ થશે ને તો એના મા બાપ છે ને એને એ નથી કરતા, તો હું કીધું તું હેલ્પ કરી. કુકિંગ સારું કરે છે એટલે ખવડાવ પીવડાવ એને, બાળક કરે છે. એટલે માતૃત્વ એટલે ઈ જ કે બાળકની ચિંતા હોવી જોઈએ. એટલે તમારા મનમાં ખાલી તમારો બાળક સેફ છે ઈ જ હતું. હા બસ. એટલે મને કંઈક ખબર જ નહીં હતી. એટલે મને બહુ શોખ લાગ્યો, રડવા લાગી, પેટ ઉપર મારીને કેમ એવું થયું એમ તેમ. પછી મારા મિસ્ટરે મને સમજાવ્યું, મોટા બાબાએ સમજાવ્યું કે બહારગામ રહે છે ને તો ત્યાં શું કોમ્પિટિશન બહુ છે આઈડેન્ટિફિકેશન કરવા માટે, એટલે જોબ માટે ઉપર આવવા માટે કંઈક બહુ કર્યા પછી થાય છે. એટલે એ ત્યાં એ વેવમાં આવી ગયો છે, ત્યાં બહુ નેધરલેન્ડ્સમાં બહુ છે. એટલે એ આવી ગયો છે, એવું કંઈ નથી, એના પાસે જોઈને તો કંઈ લાગતું નથી એમ કરીને, એટલે તું એવું નહીં કર. પણ હું કીધું મારો બાળક ખોટું નહીં બોલશે, એવું કંઈ વેવમાં આવવા જેવો નથી એ કંઈ. પછી એને કીધું પપ્પાને કહેતા કે મમ્મી તું એક માની ગઈ ને તો મને દુનિયાની ફિકર નથી, અને તું બધાને પટાવી લેશે અને કોઈને પૂછવાની એટલે એ કરવાની જ આવશે નહીં. એટલે પછી એ બીજા દિવસે છે ને એ પોતે જ એમ મને સ્પેસ આપવા માટે એ ગોવા, એટલે એનું પ્લાન હતું ગોવા ગયો, પણ એ દિવસે રાત્રે એને મને કીધું 25 વર્ષે, કારણ કે એ ડરતો હતો. મને 2009માં બ્રેન સ્ટ્રોક થયેલા, ડાયગ્નોઝ થવા સુધી 3 થઈ ગયેલા. એટલે ડૉક્ટર કહેતા હતા કે મમ્મીએ તારા સ્વર્ગમાં હાથ લગાડી આવી છે, તો મમ્મીને કંઈ સ્ટ્રેસ નહીં આપવાનું, વાંચવાનું, ટેન્શન નહીં આપવાનું એમ. એટલે એ એના મનમાં હતું કે હું કહીશ ને મમ્મીને કંઈ થશે, એટલે હમણાં સુધી એને નહીં કીધેલું. પણ હમણાં પછી એના દોસ્તારે કીધું કે ફેસબુક ને બધું છે એટલે તું કહેજે, બહારથી ખબર પડશે ને તો તારી ખૈરિયત નથી. એટલે એને મને કીધું, અને બીજા દિવસે ગયો એ ગોવા ફરવા આવેલો અહીંયા, તો ફરવા માટે તો એ ગયો. પછી મને બહુ એમ ત્રાસ થયો, પણ મારા હસબન્ડને બાબાને એમ જ લાગતું હતું કે એ વેવમાં હોય છે, એવું કંઈ નથી, તું નોર્મલ થાય એવું કંઈ નથી એમ કરીને. પછી હું એના ગોવા પણ વાત કરતી હતી, એના દોસ્તારો સાથે વાત કરતી હતી, તમને ક્યારે કીધું એમ તેમ, શું છે આ એમ કરીને. પછી આવ્યા પછી એ જવાનો હતો નેધરલેન્ડ, એટલે હું નોર્મલ થઈ ગઈ. કારણ કે મારે સ્ટોરી હતી કે મારી એક બેબી ગર્લ, લવ મેરેજ થયું, બેબી ગર્લ થઈ તરત 1 વર્ષે, અને 10 મહિનામાં મિઝલ્સમાં મરી ગઈ. હા, પછી મને 2.5 વર્ષ મને ફિટ્સને આવતી હતી, એટલે રડી રડીને એમ ફિટ્સ આવતી હતી. ગિલ્ટી કોન્શિયસ થતું હતું કે મારા લીધે ગઈ એમ કરીને. તો પછી મારા 2.5 વર્ષ હું બહુ ત્રાસથી ખાડા. 2.5 વર્ષ પછી મને બીજું બાળકને ચાન્સ લેવાનો, કારણ સિઝરિંગ હતું. એ મને બોય જ થયો. પછી મને મનમાં એ છોકરી આવતી હતી મને કે હું તારા પાસે આવીશ, એનો મારા માંડીમાં જીવ ગયેલો. એટલે તો મને થતું હતું કે મને બેબી ગર્લ આવશે. તો 2 સિઝરિંગ થઈ ગયા એટલે ફિનિશ. અને મારું વર્કિંગ એ બહુ 6:30 વાગે હું ઘર છોડતી હતી, 8 to 4 ટાઈમ હતું, એટલે બહુ મારું બિઝી લાઈફ હતું એકદમ. તો કંઈ સવાલ જ નથી નહીં આવવાનો. પણ હું ડૉક્ટર્સને, મારા મમ્મી પપ્પા સસરાવાળા બધા ના પડતા હતા કે થર્ડ ચાન્સ નહીં, તારા જીવને નહીં. હું કીધું બેબી આવશે જ મારા ઘરે. અને ડૉક્ટરને કીધું કે બહુ પ્રખ્યાત ડૉક્ટર હતા, એમને કીધું કે તમારા માટે ઇમ્પોસિબલ છે, તો કે નહીં એમ કરીને હું થર્ડ ચાન્સ લીધો. એટલે માંગીને ભગવાન પાસેથી હું, અને હા એ મારા સપનામાં આવતી હતી એમ. હા, બીજો છોકરો થયો, બધું થયો, તો પણ મને એ સપનામાં આવતી હતી. અને આવ્યા પછી હું ચાન્સ લીધો. બધા કહેતા હતા કે નહીં થશે એમ. થર્ડ સિઝન ગાણે મારે બહુ કોમ્પ્લિકેશન હતું, એમાં એ આવ્યો. અને ત્યારે હું ડૉક્ટરે કીધું બાબો છે તો માન આમ કરી કે શું બેબી ગર્લ, પણ કે એકદમ છોકરી જ છે, તું ક્યાંથી પણ નહીં. અને પછી જ્યારે નાનો હતો ને નાનપણથી હું એટલું શાંતિથી ઉઠું ને તો પણ ફ્રીજમાં તે શું કાઢી આપું એમ કરીને મારા પાછળ, એટલે છોકરીના લીધે જેવો જ હતો બધું, લાગણી છોકરી જેવી એમ. છોકરાને છોકરીના લાગણીમાં ઘણો ફરક હોય. હા,
તો એમાં એ બધા છોકરી જેવો જ કરતો. કીધું હું વિચાર કરતી હતી ને કે મને છોકરી જોઈએ એટલે તો પછી મને વિશ્વાસ હતો કે હું આટલું માંગીને ભગવાન પાસેથી કે ભલે મારી જાન થશે પણ મને છોકરી પહેલાં જે મિસ્ટેક મારી થઈ હશે એ હું કરી નહીં, એટલે મને કંઈ ડાઉટ જ નહીં હતું. એટલે તમે જે એકદમ સારી રીતે જવાબ માંગ્યો કે માણસને શું ગમે છે એના પરથી નથી, એ ભગવાનની દેન છે, ભગવાને બનાવેલો છે, ભગવાનની બનાવેલી કોઈ બી વસ્તુ ખરાબ જ નથી. અને આપણે પ્રેગ્નન્સી માંગે છે 17 વર્ષ મારા કાકીને બચ્ચું નહીં થયેલું, આપણે સુણીએ છીએ છોકરાઓ થતા નથી, બધા ભગવાન કરે છે, બધા જાય છે અને પછી છોકરું આવે તો એને તમે છોકરાને દોષી કેવી રીતે આપી શકો? તમે દોષ આપી જ નહીં શકો. હા, એટલે જે પેરેન્ટ્સ એ કરે એનો મને બહુ ગુસ્સો આવે છે, ચીડ આવે છે કે તમે જન્મ આપ્યો છે, એ છોકરો તમને પૂછી નથી શકતો કે તમારા જ જીન્સ છે ને મારા અંદર, એટલે તમે એને ત્રાસ આપો છો. मेरा अगला सवाल आपको रहेगा कि सोसाइटी में ऐसे पेरेंट्स भी मैंने देखे हैं जिन्होंने अपने बच्चे को बहुत प्यार से स्वीकारा है, बट सोसाइटी के बहकावे में आके या फिर वो सोसाइटी के कुछ ऐसा हिस्सा है जो उन्हें मन में गलत बातें बोलते हैं या मिसगाइड करते हैं, जिनके वजह से वो अपने बच्चे को वापस से स्वभाव बदल लेते हैं और अपने बच्चे को बुरा भला कहने लगते हैं. तो आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे कि दूसरे के बहकावे में क्या ना करें आने के लिए? एक तो आप कान बंद कर ले दो एक्चुअली या नहीं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं, जैसे अभी पिछले वर्ष में जो सेम सेक्स मैरिज इक्वालिटी का जो केस चल रहा था, तभी पिछले वर्ष हम लोग जो हैं बहुत ही वोकल थे, हम लोग सब मीडिया में बात करते थे उसके बारे में. हमने टीवी न्यूज़ चैनल्स पे भी जब डिस्कशंस हुआ करते थे तो उस पर, और जो वो आजकल तो सोशल मीडिया सबके लिए ओपन है तो सब लोग वो देखते हैं. कुछ लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, हाँ बहुत अच्छा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं, बहुत ही भद्दा कमेंट करते हैं. तो ऐसे सुनने में तो सब लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही. हाँ, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि आप अपना पालक, जैसे आप पालक हो, उसको आप सोचो आप क्या कर रहे हो, ऐसे भी पूछते हैं. आप किस तरह के पेरेंट्स हो, क्या माँ हो आप? हाँ, ऐसे आप बच्चों को आपने छोड़ दिया है, हाँ आपको मतलब कंट्रोल नहीं है अपने बच्चों के ऊपर, इस तरह से भी लोग बोलते हैं. बट आपको पता है कि आप अपने बच्चों को आपने बड़ा किया है, मतलब जो हमने हमारे घर में जिस तरह से उनको पालन पोषण किया है वो हमको पता है. लोग जो भी बोले उनका कुछ नहीं है. जब मैं छोटी थी तब से मुझे वो एक एक्सपीरियंस रहा है कि हर टाइप के लोग होते हैं, तो हर एक का हम सुन नहीं सकते, हम व्यक्ति के हिसाब से उसको देखते हैं. अपना बच्चा भी हो अगर, आखिरकार बाद में जाके एक पूर्ण व्यक्ति ही बनेगा ना. अब वो व्यक्ति जब बनेगा तो समाज में उसका क्या एक कंट्रीब्यूशन होगा, वो हिसाब से हम उनके साथ वार्तालाप करेंगे या उनके साथ जो भी है, जैसे अपब्रिंगिंग बोलते हैं इंग्लिश में, उसको पालन पोषण करेंगे. तो लाइफ स्किल्स जो है ना, जीवन मूल्य, वो हम देंगे. हर एक आदमी का मॉरल वैल्यू जो होता है वो अलग हो सकता है, मेरे लिए जो अच्छा है दूसरे के लिए बुरा हो सकता है. तो वो तो हम देखते भी नहीं, सोचते भी नहीं, अगर सुनेंगे भी तो दूसरे कान से उसको निकाल देंगे, मैं उसको वैल्यू भी नहीं देती अगर. हाँ, तो इसके लिए जो ऐसे ग्रुप में जाते हैं जिनके बच्चे LGBTQ हैं, उन्होंने अपने हिसाब से एक्सेप्ट किया है, अपनाया है. बट अगर कोई आता है, जैसे कोई फैमिली फंक्शन हुआ और वहाँ पे कुछ बुज़ुर्ग लोग हैं, तो बुज़ुर्ग लोग आके पूछते हैं कि ये क्या है तुम्हारे घर में, मैंने तो दोनों को पहचाना भी नहीं, ये लड़की है लड़के के जैसा है और वो लड़का है पर लड़की के जैसा, उसके लंबे बाल है. मेरा बड़ा बेटा भी नॉन बाइनरी और क्वेयर है, तो उसके लंबे बाल हैं और उसने लड़कियों के जैसे कुर्ता वगैरह पहना है. तो उनको मैंने बताया कि देखो हम जिस तरह से हम बड़े हुए हैं, आप जिस तरह से बड़े हुए हो, आपने आपके सोसाइटी में या हमारे टाइम में जो एक था ये स्टीरियोटाइप कि मतलब लड़की ऐसे होनी चाहिए, लड़का वैसे, वो तो अभी नहीं है. दूसरी बात ये है कि हम जो सोचते हैं कि जेंडर क्या है वो बदल गया है, ये भी नहीं बोल सकती हूँ कि, बट उनको मैंने समझाया, मतलब बैठ के समझाया, मेरे ससुर को भी बैठ के समझाया. तो समझाने का को एक पेशेंस चाहिए.
जैसे हमको या जो वो हमारे साथ उन्होंने ये सवाल किया, प्रश्न किया, तो वो एक जो है मुझे लगता है होना चाहिए हमको। तुरंत ऐसे ये नहीं करना चाहिए, झगड़ने का जैसा एक माहौल नहीं होना चाहिए, या तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको भी नहीं पता ना कि इतने बड़े लाइक 70 प्लस जिनका एज है, 80 प्लस जिनका एज है, वो उनको तो जिनके जनरेशन में लव मैरिज जैसी बातें भी बहुत हाँ, बड़ी बहुत बात सारी चीज़ें उनको सामने से ऐसे लगते हैं शॉक वैल्यू के ही हैं, तो उनको धीरे धीरे समझाना पड़ता है और वो एक मौके पर समझ जाते हैं, एक पॉइंट पे समझ जाते हैं। तो ये एक मुझे लगता है हमको करना चाहिए, हमको रिएक्ट नहीं करना चाहिए किसी चीज़ पे। और एक तो हमको खुद ये जानकारी होनी चाहिए खुद, मतलब मैं नहीं कहती कि मुझे सब पता है, मैं अभी भी लर्निंग हूँ, मेरा अभी भी चल रहा है, तो ऐसे अब होना चाहिए, मतलब वार्तालाप। बहुत सही तरह से एड्रेस किया आपने कि इंसान का जेंडर नहीं देखना चाहिए बल्कि उसकी स्किल्स देखनी चाहिए। हाँ। कि वो सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, या फिर जैसे कि अपने सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला है कि जेंडर इज़ नॉट व्हाट ऑर्गन्स यू हैव बट जेंडर इज़ व्हाट इज़ इन योर माइंड और व्हाट योर सोल वांट्स इट। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो LGBTQ कम्युनिटी में ज्वाइन होते हैं और स्टार्टिंग में वो बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, या फिर दे हैव एक्सेप्टेड कि हाँ येस आई बिलोंग टू दिस कम्युनिटी एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बट वंस दे फेस क्रिटिसिज्म, बुलिंग, ईव टीजिंग, दे स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग देयर सेल्फ और खुद को कोसने लगते हैं। तो वैसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो अगर तुम खुद को जानते हो तो किसी और का जो भी ओपिनियन है आपके बारे में, जो भी वो सोचते हैं आपके बारे में, वो मत सुनो। क्योंकि तुम जब से जन्म लिए हो और अब तक सिर्फ एक ही इंसान है जो आपको कंप्लीटली पूरी तरीके से जानता है, वो तुम हो। एकदम सही बोला। क्योंकि तुम ही अपने दिमाग में रहते हो, तुम ही अपनी शरीर में रहते हो, ये तुम्हारा घर है, तो तुमसे अच्छा और कौन इसको जाने। कोई अगर तुम्हें लग रहा है कि ये ठीक नहीं है या वो ज़्यादा अच्छा है या जो भी तुम्हें लगता है अपने बारे में, तो वो तुम्हें ही पता है। दूसरे लोग तुम्हें नहीं जानते, वो तुम्हें एक तरह से देखते हैं बट उनको जो बाहर है सिर्फ वही दिखाई देता है, अंदर जो है उन्हें नहीं पता। तो उनकी बात मत सुनो। दूसरी बात, पढ़ते रहो, जानते रहो खुद के बारे में, ऐसी नई चीज़ें करो। कोई भी चीज़ हो सकता है, जैसे कि कोई नया हॉबी ले लिया, कुछ भी करो, पेंटिंग करो, नई किताबें पढ़ो, लेकिन वो कहते हैं ना क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा वो रखो अपने में और बस जानते रहो खुद को। क्योंकि जब तुम ऐसे एक जोन में रहोगे कि तुम्हें पता है, तुम कॉन्फिडेंट हो, तो तुम्हें कोई धक्का नहीं मार सकता वो जगह से। मैं उसमें एक ऐड करना चाहूँगी, इनका जो एक पीयर ग्रुप है, हम सब लोग साथ में मतलब बात भी करते हैं, सोशल मीडिया पे हम लोग कनेक्टेड हैं। उनका जब मैं देखती हूँ, उनका जो भी पोस्ट रहेगा, एक तो वो अपने में मग्न रहते हैं, दैट इज़ वेरी नाइस, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो अपने में भी खुश हैं। मगर जब उनका कुछ हेट कमेंट आता है या कुछ उनके खिलाफ कुछ होता है, तो वो क्या करते हैं, इनका जो एक ग्रुप है जो जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी, वो बात करते हैं उसमें कि इस तरह से, तो एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है उनका। और जो भी ऐसा कोई बोले, कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो घर जाके नहीं बता सकते, जैसे ये हमारे घर में होता है, हर एक घर में होता नहीं है, वो बहुत ही मतलब खुद के ऐसे छोटे से इसमें रहते हैं। खुद के कम्युनिटी में जब बात करते हैं, फिर उनको वो सपोर्ट मिलता है, आगे क्या करना चाहिए अगर कुछ ऐसा हुआ कॉलेज में या कहीं और, तो नेक्स्ट स्टेप हमको क्या लेना चाहिए। तो वो ग्रुप में वो कम्युनिटी का एक स्ट्रेंथ है, वो एक आपके साथ एक सपोर्ट सिस्टम है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। बट अगर फिर आप अकेले जाओगे तो मुश्किल होगा। મારો પ્રશ્ન આપનાથી હશે કે કેમ કે આ સમાજમાં એક એવો ઇશ્યુ છે જે આ વસ્તુ સમજવા જ નથી માંગતા, સ્વીકારવા જ નથી માંગતા, એમના માટે આ એક ટૉપિક એક મજાક જ સમજવું છે।
તો એમને તમે શું કહેશો? મને તો હસવું આવશે એના ઉપર, કારણ કે આજકાલના જમાનામાં એવું કોઈ કરી શકે છે કે નહીં. અને આપણે આમાં પણ અર્ધનારીનું છે જ, આપણે એમાં અર્ધનારી, કંઈ બરોબર. છે ને કંઈ એકદમ સાચી એવું નહીં. વાત. કે એટલે મોટા લોકોને તમને કીધું ને સમજાવવાનું, એટલે હતું પહેલાંથી હા, છે, Indian history માં ઇન્ડિયન લખેલું હિસ્ટ્રીમાં જ છે. એટલે એક જ વર્ડમાં તમે એવું કંઈ નવું ગબાડ પડ્યું છે એવું નહીં. એકદમ 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 સારી રીતે જવાબ આપ્યો કે જે લોકો આપણા પર હસે છે આપણે એમના પર જ હા, હસીએ છીએ, હસીએ. કેમ કે એ લોકો ના સમજ છે આ સમજ વસ્તુમાં. છે. એ લોકોને ખબર જ નથી, એટલે એ લોકો આવી રીતના કરીએ છીએ. એકદમ સારી રીતે જવાબ અને મારા ફેમિલીમાં તો શું છે, આ નાનો છે મારો બાબુ, 17 વર્ષથી બહાર રહ્યો, અને આજે હમણાં બધા પેઢીમાં એ વધારે કમાવે છે. એટલે એટલે હિંમત જ એમને હિંમત જ નહીં નથી કે કોઈ આવીને બોલી કે નહીં બોલી શકે. અને કોન્ફિડન્ટ એટલો છે એને બધી રીતની. એટલે મારો છોકરો છે એટલે નહીં, બહાર રહ્યો એટલે એકદમ હોશિયાર થઈ ગયો. મોટો બાબુ મારી પાસે છે એટલે એ સ્પૂન સ્પીડિંગ એને બધું કરવું પડે છે. એટલે એટલે મારા કેસમાં એવું થાય, બોલી જ નહીં શકે, એને કોઈ એમ કરવાવાળું જ નથી. બરોબર. જ્યારે તમે પોતામાં જેટલા હા, ડેવલપ છો કે હા, તમને કોઈ એટલે મારે આવીને એ જ કહેવાનું છે આ છોકરાઓ, તમે પોતે ડેવલપ થઈ જાઓ. એટલે અને આ છોકરા બહુ સ્વીટ હોય છે, નોર્મલ કરતાં કહું છું, બહુ સ્વીટ. હવે હું એક ઉદાહરણ આપું. અમારે ઘરે કંઈક નાની મોટી વાતમાં કંઈ થાય એમ, તો મારા મોટા બાબા એમ હોટેલ જેવું રૂમમાં રહેતો હોય, એને કંઈ એમ ખબર આ ઘરનું જ ચાલે છે એમ ધ્યાને, પણ એનો મને ફોન આવશે, મમ્મી ક્યાં હુઆ, શું થયું, એટલે એટલું ઇન્ટરનલ કનેક્શન હોય છે. આટલું બહાર છે એ તો પણ. એટલે એ બચ્ચાઓ છે ને, મને હું ઘણા જણને હમણાં જોઉં છું મારા ગ્રુપમાં, સ્પેશિયલ બચ્ચાઓ હોય છે. હા, ગોડ ગિફ્ટેડ હોય છે એમને. એટલે એકદમ તરત એમ અંદરથી ખબર પડી જાય, ફિલિંગ્સ આવી જાય. એટલે મને બહુ અચંબો એમ થાય, સામે મંદિર છે ત્યાં જોવા કરું, આ બચ્ચો મારો અહીંયા રૂમમાં છે એને ખબર નથી પડતી. એટલે એને એમ થાય મમ્મી ફૂલી છે, એમ કરે છે, કામનું તાણ પડી ગયો એટલે ચીડચીડ કરે છે. પણ બચ્ચો કહેશે નહીં મમ્મી શું થયું, તને પૂછશે મને, એમ બધું એમ પ્યારથી કરશે અને એનું સોલ્યુશન પણ આપશે. બહુ સારું ઉદાહરણ આપ્યું તમે કે જ્યારે શિવનું અર્ધનારેશ્વર સ્વરૂપ કહે છે કે એક માણસમાં સ્ત્રી તત્વ અને પુરુષ તત્વ બેવ હોય જ છે, ત્યારે તો તમે કેવી રીતના સ્વીકાર ન કરી શકો આ વસ્તુનો? હવે જો તમે સિમ્પલ ઉદાહરણ, છોકરીઓને કેમ હાફ પેન્ટ પહેરવાનું મન થાય છે ને, પછી એટલે છોકરાઓને એવું થાય છે. એટલે પહેરવાનું વરને તો કંઈ સવાલ જ નથી આવતો, પણ પહેલેથી આવે છે. પછી હમણાં શું ગુજરાતી, મારવાડી આવા લોકોને હતા તો પણ બહાર પડી નથી શકતા હતા, એ લોકો બોલી નહીં શકતા હતા. પણ એ છે આપણા શેમાં. એક વસ્તુ એવી જોવાની છે કે જ્યારે તમે પોતે ડરતા હતા આ વસ્તુથી, પણ આજે તમે એ વસ્તુથી જોડાણા, એના પછી તમને જ એક પ્રેમ આવી ગયો. એટલે જ્યાર સુધી તમે એ માણસો એલજીબીટી કમ્યુનિટી લોકોથી વાત નહીં કરશો, એમને જાણશો નહીં, તો તમને ખબર કેવી રીતના પડશે કે એ કઈ વસ્તુથી ઝૂંઝી રહ્યા છે અને કઈ વસ્તુથી એ લોકો પસાર થઈ રહ્યા છે. હું તો હમણાં ટ્રેનમાં આવતી હતી, એટલે ઘણી વાર મારે શિફ્ટ ડ્યુટી હોતી હતી, એટલે ત્યારે એક લેડીઝને હું ચકપાઈને કીધું પૈસા ક્यों માંગ रहे आप, कुछ बिजनेस करो ना गाड़ी में. એટલે એને થોડા પૈસા આપીને એને બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યું, એટલે ટીકલી વેચવાનું ને એવું બધું. હા, હું કીધું તારા કમ્યુનિટી બધાને કહેજે એમ કહે છે. આ સરકાર પણ હમણાં બહુ ફેવરમાં છે, હમણાં પોલીસમાં બધાને લોકોને જ લીધા છે ને, એટલે બધું સારું થાય છે. હમણાં થઈ જશે, પ્રગતિ તો થાય છે. મને તો મોદીભાઈ મને લાગતું હતું કે આ વખતે થશે, મેરેજને અલાઉડ કરશે, એમ થશે. કારણ કે મોદીભાઈ બહુ મોટી મોટી ચીજોને કરે છે, એટલે 99% મને લાગતું હતું કે આ થશે. હા, એ થયું હોત તો આપણો દેશ 7th નંબરનો હતો. ચોક્કસ. इक्वलिटी आपके शब्दों में क्या है, आप क्या इक्वलिटी को मानते हैं? इक्वालिटी और एक शब्द है इक्विटी. जैसे एक सिंपल, अब जब हम लोग मदर्स डे के बारे में बोल रहे हैं तो वही एक उदाहरण मैं बता सकती हूँ. अगर एक माँ को 3 बच्चे हैं, मैं खुद मेरे सास के बारे में बोलूँगी क्योंकि उनके 3 बच्चे हैं, वो नहीं हैं बट 3 बच्चे हैं अभी. और 3 बच्चों में से जो पहला बच्चा है वो मेंटली सब नॉर्मल जो बोलते हैं ना, तो वैसे पैदा हुए. दूसरे जो थे वो मेरे ननंद हैं और तीसरे मेरे खुद के पति हैं. तो तीनों में से अब एक जब माँ वो तीनों को देखती है, वो इक्वली देखती है कि ये तीनों बच्चे मेरे बच्चे हैं, मगर वो हर
तो पहला वाला जो है वो लड़का है बट वो मेंटली सब नॉर्मल है, दूसरी वाली लड़की है मगर वो सुदृढ़ है, तीसरा वाला छोटा है, बच्चा है। तो तीनों को इक्विटी के हिसाब से जो देखना है, मतलब वो ज़्यादा किस तरफ देखेगी, पहले वाले को। ये नहीं क्योंकि वो पहला वाला है, ये क्योंकि उसकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं, उसके अलग हैं ज़रूरतें, तो उसको जो जिस तरह से वो देखभाल करेगी तो उसमें वो अपने बाकी के 2 बच्चे जो हैं वो नॉर्मल हैं, जो सो कॉल्ड नॉर्मल बोलते हैं। तो उनके जो IQ लेवल बोलो या फिज़िकलिटी बोलो, जो शरीर उनका सुदृढ़ है, वो उसके हिसाब से ये दोनों जो बच्चे हैं उनका वो मदद लेगी। पहले वाले बच्चे को साथ में लेके कहीं पे भी जाना है तो उनको वो ऐसे लेके जाएगी। तो ये दोनों जो बच्चे हैं उनको वो सपोर्ट करेंगे, जब भी चाहिए उनका जो भी मदद करना है वो करेंगे, उनकी जो देखभाल करनी है। तो ऐसा नहीं कि वो टोटली अपना मतलब सब कुछ उन्होंने अपंग हैं, वो अपंग नहीं हैं, वो सब नॉर्मल हैं। तो सोसाइटी में भी ऐसे ही लोग हैं, जैसे हमारे जो संविधान के हिसाब से हम लोग सब इक्वल हैं, सब इक्वल हैं, लॉ के सामने सब इक्वल है, या जो भी रिसोर्सेज हमको मिलेगा उसके लिए हम सब लोग इक्वल हैं। पर क्या वो जो भी रिसोर्सेज हैं वो सबको इक्वली मिलता है? नहीं मिलता है। क्या वो जस्टिस है, वो सबको इक्वली मिलता है? वो नहीं। तो उसके लिए हमको इक्विटी देखना चाहिए कि देयरफॉर कुछ लोग हैं जिनको हमको और देखभाल करना चाहिए, जिनके लिए जो लाइन खींचता है वो अलग होना चाहिए, स्टार्टिंग लाइन जो बोलते हैं हम लोग। तो मैं वो बोलती हूँ, इक्वालिटी और इक्विटी दोनों देखने चाहिए। सिर्फ इक्वालिटी के ऊपर हम लोग नहीं बैठ सकते, हमको दोनों देखने चाहिए। ये क्वेश्चन एज अ पेरेंट कि जो लोग इसको बीमारी समझते हैं, इट इज़ अ मेंटल इलनेस, सो उनको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा बीमार है तो वो तुरंत डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? ऑलरेडी मतलब विज्ञान में इसके बारे में पढ़ाई रिसर्च हो गई है कि होमोसेक्सुअलिटी या फिर जब हम ट्रांसजेंडर कहते हैं, ये सारी चीज़ें मेंटल इलनेस नहीं है। इसके बारे में बहुत पढ़ाई हुई है, कितने साल, 20 साल तक पढ़ाई हुई है इसके ऊपर। इंडियन साइकेट्रिक ऑर्गेनाइजेशन ने भी डिक्लेयर कर दिया कि दिस इज नॉट अ डिजीज, इट इज़ नॉट अ डिजीज। कन्वर्जन थेरेपी भी बैन कर दी। हाँ, आप कुछ भी करो, इसको कन्वर्जन जो कहते हैं नहीं कर सकते आप, बिकॉज हम जब जन्म लिए हैं हम तब से ही ऐसे हैं। तो आप ऐसे मत सोचो। अगर मेरा मैसेज है कोई पेरेंट्स को, जब आपने उसको जन्म दिया तो आपने क्या सोचा कि मुझे एक बेबी हो रहा है, तो अभी भी आपका बेबी ही है। तो अभी उसके ऊपर थोड़े और लेबल आ गए हैं। कोई परिवार में जैसे हम जन्म लेते हैं तभी लेबल आता है हमारे पर कि ये लड़का है या लड़की। वो अपने परिवार माँ बाप का धर्म लेता है या फिर ऐसी अलग अलग चीज़ें वो आते हैं उसके ऊपर। फिर जैसे वो बड़ा होता है वो खुद के लेबल चूज़ करने लगता है कि मुझे कौन सा जॉब करना है, कौन सी पढ़ाई करनी है। वैसे ही उसको मालूम पड़ता है कि मैं हूँ कौन, तो आप उसको बदल नहीं सकते। एकदम सही तरीके से बोला कि वो गॉड गिफ्टेड है, हाँ, गॉड हाँ। की जो इच्छा रहेगी वही होगा। नेचर, जिसको हम नेचर कहते हैं, वो नेचर है एक्चुअली मैं एक क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूँगा कि लोग ये भी कहते हैं कि ये नेचर के अगेंस्ट है। हाँ, एक्चुअली ये इसका साइंस में अगर आप थोड़ा और जाएंगे, प्राणी जगत में जाएंगे, हम भी प्राणी ही हैं वैसे। वो याद रखना चाहिए, हम अलग नहीं है नेचर से। हाँ, हम ये यूनिवर्स का पार्ट ही है। जो बनाया है वो हमें भी बनाया है, पूरी दुनिया को जिसने बनाया है। तो अगर आप कोई भी बोल दो, पक्षी या फिर कोई प्राणी, कोई बिल्ला, कुत्ता, जो भी जिसने उसको बनाया, हमें भी उसने ही बनाया। वो जब तुम याद रखोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि जगत में और कितने सारे प्राणी हैं जिसमें वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। एंड कभी कभी ऐसे 2 मेल स्पीशीज़ जो कहते हैं, हाँ, पेंगुइन्स, फ्लेमिंगोज, वो सिर्फ सेक्स के लिए साथ में नहीं आते,
थोड़े लोग तो सेक्स भी नहीं करते प्राणी में, वो सिर्फ किसी का अगर कोई अंडा या कुछ तो छूट गया तो वो अंडे को उसका देखभाल करते हैं, और जब वो जन्म लेता है वो उसका देखभाल करते हैं एज अ फैमिली। तो अगर ये दूसरे प्राणियों में है उसका मतलब हमारे में भी है, क्योंकि सब में एक ही चीज़ है, जो भी है अंदर सोल जो कहते हैं, सब में एक ही है। जो पेरेंट्स अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बच्चों को एक्सेप्ट करने में, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहोगे या क्या कहना चाहोगे? अपने कान ज़्यादा खुले रखो, मुंह थोड़ा कम यूज़ करो, सुनो, ज़्यादा सुनो, क्योंकि बच्चे जो हैं ये हमेशा कुछ ना कुछ हमको सिग्नल देते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, जिसको अगर हमने ध्यान से सुना तो हमको पता चलेगा कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनके लिए क्या ज़रूरी है, और उनको किस तरह से हमने अगर बात की या सुना तो उनको अच्छा लगेगा और आगे जाके वो और अच्छे इंसान बनेंगे। और सेकेंडली कि आप तुरंत जवाब नहीं देना, क्योंकि बहुत पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चे ने ऐसा बोल दिया अभी के अभी मुझे इसको नकार करना है या बोल देना है, क्योंकि वो ऊपर है ना, बच्चों के ऊपर है, मतलब अथॉरिटी है वो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, सोचना चाहिए। आप वक्त लो उनको बताने के लिए, अगर जो भी आपको बताना है आप थोड़ा वक्त लेके बताना, तुरंत आप चिल्लाना मत या ऐसा। आपको अगर ऐसा लगता है कि ये मुझे ही क्यों हुआ, मेरी तरफ ही ऐसे सब क्यों आ रहा है, मैं अकेले ऐसे सब मैं देख रही हूँ मेरे लाइफ में, नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं। आपको सिर्फ देखना है कि किधर है। जैसे हमको तब जब लगा कि मेरे यहाँ पे मेरे पति को कुछ लगने लगा कि ये अबनॉर्मल है, जैसे आपने कहा ना अभी अननेचुरल है, तो तभी रित ने हमको बताया कि एक ऐसा ग्रुप है स्वीकार करके, रेनबो पेरेंट्स, स्वीकार रेनबो पेरेंट्स, जिसके सब जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो LGBTQI+ के बच्चों के पेरेंट्स हैं। और वहाँ पे अगर आप ज्वाइन हो जाओगे तो आपको पता चलेगा कि और कौन कौन लोग हैं, क्या वो ऐसे ही रोते हैं या वो खुशी खुशी अपने बच्चों को उन्होंने अपनाया है, और वो बच्चे क्या कर रहे हैं अभी इतने साल के बाद, और मतलब क्या है लाइफ, ज़िंदगी क्या है, क्या ये सीमित है कि ये हमारे घर के है इसमें है, क्या और लोग हैं जगत में, कौन कौन हैं। तो वो सब हमको पता चला जब हम स्वीकार के मेंबर्स बने। और वो तो एक पहला था, एक वर्कशॉप था। उसके बाद जो एक जर्नी शुरुआत हुई, जो हम लोग जो भी होता है, कोई भी फंक्शन होता है, हम सब सेलिब्रेट करते हैं। हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, कौन कौन से बहुत बड़े लोग आते हैं, तो उनके फिल्म फेस्टिवल बोलो, अभी आने वाला है कशिश फिल्म फेस्टिवल, तो ये सब चीज़ें हम सब सेलिब्रेट करते हैं। और कोई अगर इंफॉर्मेटिव वर्कशॉप है पेरेंट्स के लिए, एक प्रबल करके वर्कशॉप कराते हैं, हम सफ़र ट्रस्ट जो है उनके साथ ज्वाइन करके कोलैबोरेशन में। तो पेरेंट्स को भी बहुत सारे ऐसे मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये तो कहाँ बोले इनके बारे में, तो मन में ही हम लेके बैठ जाते हैं, रख लेते हैं। तो उसके लिए एक ऐसे पेरेंट्स का एम्पावरिंग वर्कशॉप करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि तैयारी होती है, मन की तैयारी, और फिर आगे जाके वो खुशी खुशी अपने बच्चों को एक तो है कि आप सिर्फ एक्सेप्ट करते हो तो आपको लगता है ख़त्म हो गया, ये है कि ओके मेरा बच्चा गे है, मेरा बच्चा लेस्बियन है या मेरा बच्चा ट्रांसजेंडर है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ख़त्म हो गया। नहीं, उसके बाद ज़िंदगी शुरू होती है। उसके बाद हमको पता चलता है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमको क्या क्या चीज़ों के बारे में सोचना है, हाँ, और किस तरह से वो एक इंक्लूजन हम बोलते हैं। इंक्लूजन का क्या मतलब है कि हम कोई भी चीज़ हो तो वो साथ में होना चाहिए। हाँ, तो ये नहीं कि चलो आज मैं वहाँ जा रही हूँ तो आप घर में रहो, आप मत आओ मेरे साथ, क्योंकि वो जाएंगे तो लोग सवाल पूछेंगे। तो ये क्या इंक्लूजन हुआ? आपने एक्सेप्ट किया, पर आपने क्या एक्सेप्ट किया?
आपको वो आगे भी जाके मतलब जो भी आप अगर आपका जो नॉर्मल अगर बच्चा आप बोल सकते हो तो उसको कैसे आप कहीं पे भी लेके जाते हो या किस तरह से वो आप ट्रीट करते हो, उसी तरह से आपको अपने LGBTQI+ के बच्चे को भी अपनाना है और हर मतलब जहाँ जहाँ जाओगे साथ में लेके जाना है। मैं बोलना चाहती हूँ कि एक मजदूर की लड़की औरत भी अपना जो उठाती है तो बच्चे को साथ में लेके ये उठाती है। हम फेरी वाले गरीब बच्चों इसको क्या बोलते हैं, फेरी वाले वगैरह थे, बच्चों को लेके अपना अपना ये काम करते रहे। तो हम अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकते हैं? वो बच्चे को तुम ऐसे छोड़ दोगे कि गाली गलौज करे, कोई बोले, छोड़ ही नहीं सकते हम। हमारा पूरा सपोर्ट होना चाहिए, तो वो बच्चा और ये हो जाएगा, करियर ठीक नहीं होगा, ये नहीं होगा। और अभी मीन्स ये स्वीकार इन्होंने जो बताया, मुझे भी पहले मैं लड़के ने वही फॉर्म भरा और मिसेस अरुणा ने कांटेक्ट किया और बताया। एक दिल होता है, दिल से होता है, एक दिमाग से होता है। दोनों दिल से भी एक्सेप्ट करना चाहिए और दिमाग से भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना ये चलता है, इन्होंने जैसे बताया वैसे हो के हम लोग ऐसे प्रयत्न कर रहे हैं कि बाबा वो पेरेंट्स आए मिले। ऐसे अभी बहुत જાગૃતતા आ गई है ऐसे तो हाँ અવેરનેસ બહુ બધી આવી ગઈ છે। અને જ્યાર સુધી તમે આ LGBT કમ્યુનિટીના લોકોની સાથે વાત નહીં કરશો કે તમે એ લોકોના ફંક્શન્સમાં કે એ લોકોના અવેરનેસ કેમ્પેન્સમાં નહીં જશો તો તમને ખબર જ નહીં પડશે કે એ લોકો કઈ વસ્તુથી ઝૂંઝી રહ્યા છે કે કઈ વસ્તુથી એ લોકોને કેટલા પ્રોબ્લેમ્સ છે। મને તો એટલું દુઃખ થાય છે, હું એને મારા બચ્ચાને કીધું કે તું 25 વર્ષ એટલો જ સફર થતો હતો બેટા, એટલું રડવું આવતું હતું, એટલું રડવું આવતું હતું મને એરપોર્ટ જવા સુધી કે કેમ 25 વર્ષ તું મારો ઉપર વિશ્વાસ કેમ નહીં રાખ્યો? એને હંમેશા હું પૂછું તો મમ્મી તને બ્રેન સ્ટ્રોક આવી ગયેલું, ડૉક્ટરે એવું કીધેલું કે નહીં, એટલે મને બહુ ડર લાગતી હતી। પણ હમણાં મારે ફ્રેન્ડ્સે કીધું કે જો ફેસબુક ઉપર મમ્મીને એમ ખબર પડશે તો બહુ ખરાબ લાગશે, એટલે હું તારી હિંમત કરીને તને કીધું અને બીજા દિવસે બહારગામ ગયો એમ કરીને। એટલે પોતે છોકરાઓ એટલા બધા ડરેલા હોય, બધું હોય, કેવી રીતે ફેસ કરવાનું બધા સાથે, એટલે તમે ઘરમાંથી સપોર્ટ નહીં આપશો તો એ બાળકનું શું થશે? અરે 60 વર્ષનો મારા હસબન્ડ 60 વર્ષના છે તો પણ મારા સાસને એની કેર હોય કે હા કેમ કરે છે, તેમ કરે છે ને, એમ કરે છે ને, તેમ કરે છે ને, અને આપણે બાળકને છોડી દેવાનું કારણ કે એવું છે। એટલે એકદમ ગલત વાત છે, થઈ જશે હમણાં થશે, અવેરનેસ આવી જશે। તમે લોકોએ જે રીતના સ્વીકાર કર્યો છે પોતાના છોકરાઓનો, એ સ્ટોરીઝ બહુ ઇન્સ્પાયરિંગ છે અને આશા છે કે આ વિડીયો જે બી જોવે છે, આ ઇન્ટરવ્યૂ જે બી જોવે છે, એ લોકો બી આ વાતોને સમજશે અને આ વાતોની જાણ કરશે અને પોતાના સંતાનો પ્રત્યે બી આ જ પ્રેમ અને લાગણી કરવાનો પ્રયત્ન કરશે અને એમને સમજવાનો પ્રયત્ન કરશે। ગુજરાતીમિડડે.com સાથે જોડાવા માટે, પોતાના વિચારો અને સમય વ્યક્ત કરવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। હેપી મધર્સ ડે। સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે। બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન।